मैं हूं आपका रविश कुमार और आप देख रहे हैं योजना भारत 24। यह वह मंच है, वह आईना है जहां हम सत्ता या कॉरपोरेट के गलियारों से निकली खबरों को नहीं बल्कि आपकी जिंदगी, आपकी जेब और आपके हक से जुड़ी खबरों को सबसे ऊपर रखते हैं। हमारा मकसद सिर्फ खबर देना नहीं बल्कि खबर की पीछे की हर परत को उधेड़कर आपके सामने रखना है ताकि आप जागरूक बने, सवाल पूछें और अपने भविष्य के लिए सही फैसले ले सकें। अगर आप इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप उन खबरों को सुनना चाहते हैं जो मुख्य धारा का मीडिया अक्सर दबा देता है, तो योजना भारत 24 को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर जरूरी आवाज आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंच सके। दोस्तों, आज की तारीख भारत के करोड़ों कर्मचारियों के भविष्य के लिहाज से इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रही है। आज हम दो ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिनकी गूंज आने वाले कई दशकों तक सुनाई देगी। यह खबरें सिर्फ चंद आंकड़ों का खेल नहीं है, यह खबरें आपकी सामाजिक सुरक्षा, आपके बुढ़ापे की लाठी और आपकी आर्थिक स्वतंत्रता की गारंटी से सीधी जुड़ी है। आज हमारे विश्लेषण के केंद्र में दो महान क्रांतिकारी बदलाव हैं। पहला बदलाव जो निजी क्षेत्र में काम करने वाले ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के करोड़ों कर्मचारियों के जीवन में एक भूचाल लाने की तैयारी कर रहा है। वह आ रहा है सीधे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के मुख्यालय से। एक ऐसी खबर जिसने उम्मीदों के आसमान में नए सितारे टांक दिए हैं। और दूसरी खबर वह खबर जिसका इंतजार देश के लाखों सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और वर्दीधारी जवान पिछले 2 दशकों से कर रहे हैं। जी हाँ, आपकी और हमारी सबकी वह भावनात्मक लड़ाई पुरानी पेंशन योजना ओपीएस। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट की चौखट और केंद्र सरकार की बंद अलमारियों से एक ऐसी रोशनी फूटी है जिसने ओपीएस की बहाली की मुरझाती हुई उम्मीदों में एक नई जान फूंक दी है। तो क्या है ईपीएफओ का वह मास्टर स्ट्रोक? क्या अब 15,000 की सीमा टूटकर 25,000 होने वाली है? इस एक बदलाव से कैसे 1 करोड़ से ज्यादा नए लोग पेंशन और पीएफ के सुरक्षा कवच में आएंगे? और आखिर पुरानी पेंशन योजना पर सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है? केंद्र सरकार का वह बीच का रास्ता क्या है जो अब तक एक पहेली बना हुआ है? इन सभी सवालों का, इन सभी पहेलियों का आज हम पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोल कर रखेंगे, एक एक बारीक पहलू का विश्लेषण करेंगे। इसलिए मेरी आपसे एक ही दरख्वास्त है, एक ही गुजारिश है कि आज के इस एपिसोड को आप सिर्फ देखें नहीं बल्कि इसे समझें, शुरू से लेकर अंत तक एक एक शब्द को ध्यान से सुने, क्योंकि यह आपकी मेहनत की कमाई और आपके सम्मानजनक भविष्य का सवाल है। और हाँ, इस आवाज को ताकत देने के लिए एक लाइक जरूर करें। चलिए आज के इस महाविश्लेषण की शुरुआत करते हैं। पहली महाखबर, ईपीएफओ का विराट कदम, 25,000 की नई दहलीज। दोस्तों, आज की पहली और शायद निजी क्षेत्र की इतिहास की सबसे बड़ी खबर पर हम अपनी पूरी तवज्जो देने जा रहे हैं। यह खबर उन करोड़ों लोगों के लिए है जो सुबह से शाम तक बड़े शहरों की फैक्ट्रियों में, दफ्तरों में, दुकानों में अपना पसीना बहाते हैं, लेकिन जब भविष्य की सुरक्षा की बात आती है तो खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। खबर आ रही है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के उन बंद कमरों से जहां नीतियां बनती हैं। सूत्रों का पक्का यकीन है कि ईपीएफओ अपनी अनिवार्य सदस्यता यानी मैंडेटरी मेंबरशिप के लिए जो वेतन सीमा अभी तक मात्र 15,000 प्रतिमाह की थी, उसे बढ़ाकर सीधे 25,000 प्रतिमाह करने के लिए लगभग अपनी कमर कस चुका है। जी हाँ, आपने सही सुना, 15,000 से सीधे 25,000। यह 10,000 का इजाफा सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह एक सोच का बदलाव है, यह एक पैराडाइम शिफ्ट है। अब आप पूछेंगे कि रविश भाई, इससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क बहुत बड़ा और बहुत गहरा है। इसे समझने के लिए पहले हमें मौजूदा व्यवस्था के उस दर्द को समझना होगा जो करोड़ों कर्मचारी झेल रहे हैं। अभी का नियम क्या है? अभी का नियम यह है कि अगर आपकी मासिक तनख्वाह 15,000 या उससे कम है, तभी आपके नियोक्ता यानी आपकी कंपनी आपको ईपीएफ और ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना में शामिल करने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य है। अगर आपकी तनख्वाह 1501 भी हो गई, मान लीजिए 20,000 या 20,000 हो गई, तो कंपनी के पास यह अधिकार आ जाता है कि वह आपको इस सामाजिक सुरक्षा के दायरे से बाहर रख दे। और कंपनियां अपना अंशदान बचाने के लिए अक्सर ऐसा करती भी हैं। इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा यह होता है कि आज के भारत में जहां महंगाई आसमान छू रही है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे जैसे मेट्रो शहरों में क्या 15,000 में एक कुशल कामगार मिलता है? नहीं। एक मिड स्किल्ड वर्कर, एक फैक्ट्री का अनुभवी ऑपरेटर, एक दफ्तर का क्लर्क भी आज 20 से 22,000 पाता है। लेकिन इस 15,000 की पुरानी सड़ी गली सीमा की वजह से यह विशाल वर्ग या भारत का वर्किंग क्लास पीएफ और पेंशन के उस अनिवार्य सुरक्षा कवच से बाहर हो जाता है। वह कमाता तो संगठित क्षेत्र में है, लेकिन जीता असंगठित क्षेत्र जैसी असुरक्षा में है। लेकिन अब इस 25,000 की नई सीमा से क्या होगा? इसका सीधा मतलब है कि अब हर वह कर्मचारी जिसकी तनख्वाह 25,000 तक है, वह कानूनी तौर पर अनिवार्य रूप से ईपीएफओ का सदस्य बनेगा। उसने पीएफ का लाभ देना ही होगा, उसने ईपीएस 95 पेंशन योजना का हिस्सा बनाना ही होगा। हमारे पास जो आंतरिक रिपोर्ट और आंकड़े पहुंचे हैं वे चौंकाने वाले हैं। इस एक फैसले से, इस एक कलम की ताकत से देश के करीब करीब 1 करोड़, जी हाँ, आपने सही सुना, 1 करोड़ से भी ज्यादा नए कर्मचारी और उनके परिवार सीधे सीधे पीएफ और पेंशन के इस छतरी के नीचे आ जाएंगे। यह वह 1 करोड़ लोग हैं जो अब तक इस सिस्टम से बाहर थे, जो हर दिन कमाते थे और हर दिन खर्च कर देते थे, जिनके पास बुढ़ापे के लिए कोई बचत नहीं थी, कोई पेंशन का आसरा नहीं था। यह वह लोग हैं जो मेट्रो शहरों में रहते हैं, काम करते हैं, लेकिन महंगाई की मार के कारण सरकारी योजनाओं के लिए अमीर और असल जिंदगी में गरीब थे। यह बदलाव सिर्फ संख्या का नहीं है, यह उनकी बचत और पेंशन पर भी गहरा असर डालेगा। जब आपकी 25,000 की सैलरी पर पीएफ कटेगा, तो आपका पीएफ फंड जो आपके भविष्य की सबसे बड़ी जमा पूंजी है, वह भी तेजी से बढ़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी पेंशन। जब 25,000 की सीमा पर आपकी पेंशन की गणना होगी, तो आपका बुढ़ापा कितना सुरक्षित होगा, आप इसका अंदाजा
अंदाजा लगा सकते हैं। यह भारत के संगठित और असंगठित क्षेत्र के बीच की उस गहरी खाई को पाटने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। अब सवाल यह उठता है कि यह होगा कब? क्या यह सिर्फ एक चुनावी लॉलीपॉप है? नहीं, हमारे सूत्रों बताते हैं कि यह प्रस्ताव हवा में नहीं है। श्रम मंत्रालय इस पर बहुत गंभीरता से काम कर रहा है। इस प्रस्ताव को अमली जामा पहनाने के लिए, इस पर अंतिम मुहर लगाने के लिए इसी साल दिसंबर के महीने में या फिर अगले साल यानी 2026 के जनवरी के महीने में ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी सीबीटी की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक बुलाई जाने वाली है। यह सीबीटी ही वह सुप्रीम बॉडी है जिसमें सरकार के प्रतिनिधि, कंपनियों यानी नियोक्ताओं के प्रतिनिधि और आप यानी कर्मचारियों, ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि एक साथ बैठते हैं। और खबर यह है कि इस बार सीबीटी की बैठक में इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति बनने की पूरी उम्मीद है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ट्रेड यूनियन और कर्मचारी संगठन लंबे समय से यह लड़ाई लड़ रहे थे। उनका तर्क था कि 2014 में जब यह सीमा बढ़ाई गई थी तब का भारत और आज के भारत की महंगाई में जमीन आसमान का फर्क है। आज बड़े शहरों में 15,000 की सीमा एक क्रूर मजाक बनकर रह गई है। यह उन कुशल कर्मचारियों को बाहर कर रही थी जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। हमने इस पर कुछ आर्थिक जानकारों से भी बात की। ज्यादातर का मानना है कि यह एक बहुत ही सकारात्मक और व्यवहारिक कदम है। इससे न केवल कर्मचारियों को सुरक्षा मिलेगी बल्कि यह देश की वेतन संरचना यानी सैलरी स्ट्रक्चर में भी पारदर्शिता लाएगा। कई कंपनियां जो कम वेतन दिखाकर पीएफ बचाने की कोशिश करती थी उन पर भी लगाम लगेगा। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। कुछ विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि इसका थोड़ा बहुत विरोध हो सकता है। कहां से? उन युवा कर्मचारियों से, उन नौजवानों से जो अभी अभी नौकरी में आए हैं। क्यों? क्योंकि जब आपका पीएफ अंशदान बढ़ेगा जो कि आपकी बेसिक सैलरी का 12% होता है तो आपकी इन हैंड सैलरी यानी हाथ में आने वाली तनख्वाह में मामूली सी कमी आएगी। लेकिन यहाँ सवाल सोच का है, सवाल प्राथमिकता का है। क्या हम कुछ 100 रुपए के तात्कालिक लाभ के लिए अपने बुढ़ापे की उस दीर्घकालिक सुरक्षा, कुछ बात का आकपा क्या आता है, उस सम्मानजनक पेंशन और उस बड़ी पीएफ बचत को कुर्बान कर सकते हैं? यह फैसला आपको और हमें करना है। कुल मिला के सार यह है कि ईपीएफओ अपनी 15,000 की बेड़ियों को तोड़कर 25,000 की एक नई लक्ष्मण रेखा खींचने जा रहा है। यह एक ऐसा कदम है जो भारत की विशाल वर्क फोर्स को एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा देने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। जैसे ही दिसंबर या जनवरी की उस सीबीटी की बैठक से कोई ठोस खबर बाहर आएगी, योजना भारत 24 आपको सबसे पहले सबसे सटीक विश्लेषण के साथ सूचित करेगा। दूसरी महाखबर, ओपीएस पर सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच नया रास्ता। और अब दोस्तों उस खबर की तरफ बढ़ते हैं जिसका इंतजार आप में से लाखों लोग शायद अपनी सांसें थाम कर रहे हैं। एक ऐसी खबर जो सिर्फ एक नौकरी पेशा इंसान के लिए नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए, उसके आत्मसम्मान के लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की। खबर यह है कि ओपीएस की बहाली का जो आंदोलन सड़कों पर चल रहा था, जो राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा था, वह अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर एक निर्णायक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। और साथ ही केंद्र सरकार जो अब तक इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाए हुए थी, उसके गलियारों से भी एक नए रास्ते की आहट सुनाई दे रही है। क्या है यह पूरा मामला और यह नया दरवाजा आखिर है क्या? जैसा कि आप सब जानते हैं, 1 जनवरी 2004 यह वह तारीख है जिसने भारत के सरकारी कर्मचारियों के भविष्य को 2 हिस्सों में बांट दिया। इससे पहले नौकरी में आए लोग ओपीएस के तहत एक सुरक्षित गारंटेड पेंशन के हकदार बने और इस तारीख के बाद आने वाले करोड़ों कर्मचारियों को नई पेंशन योजना एनपीएस के हवाले कर दिया गया। एक ऐसी योजना जो पूरी तरह शेयर बाजार के रहमो करम पर है, जहां कोई गारंटी नहीं है, जहां आपका बुढ़ापा बाजार के उतार चढ़ाव का जुआ बनकर रह गया है। लेकिन अब इस नाइंसाफी के खिलाफ लड़ाई एक नए मुकाम पर है। पहला बड़ा घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट। देश के अलग अलग राज्यों के कर्मचारी संगठन और यूनियनों ने इस लड़ाई को अब सुप्रीम कोर्ट के पटल पर ला खड़ा किया है। अदालत में याचिकाकर्ताओं ने जो दलीलें दी हैं, वे दिल को छू लेने वाली और व्यवस्था पर गहरे सवाल उठाने वाली हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि पेंशन कोई भीख नहीं है, यह कोई खैरात नहीं है जो सरकार की मर्जी पर निर्भर हो। पेंशन एक सरकारी कर्मचारी का मौलिक अधिकार है। यह उसके उस जीवन का प्रतिफल है जो उसने 30 से 35 साल देश की सेवा में लगा दिए। अदालत में यहाँ तक तर्क दिया गया है कि पेंशन को संविधान के अनुच्छेद 300 यानी आर्टिकल 300 के तहत संपत्ति के अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी से जोड़कर देखा जाना चाहिए, जिसे सरकार यूं ही मनमाने ढंग से नहीं छीन सकती। वकीलों ने दलील दी है कि एनपीएस जो बाजार के जोखिमों पर आधारित है, वह कर्मचारियों को वह सामाजिक सुरक्षा दे ही नहीं सकती जो एक वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य का बुनियादी कर्तव्य है। यह लाखों लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, जिन्होंने वर्दी पहनकर देश की सीमाओं की रक्षा की, जिनके स्कूलों में बच्चों का भविष्य गढ़ा, जिन्होंने अस्पतालों में जानें बचाई। माननीय सुप्रीम कोर्ट इस बेहद संवेदनशील और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर अब सुनवाई कर रहा है और पूरे देश के सरकारी कर्मचारियों की धड़कनें इस फैसले पर अटकी हुई हैं। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे और सबसे उलझे हुए हिस्से यानी केंद्र सरकार के रुख पर। जब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में यह कानूनी जंग छिड़ी है और दूसरी तरफ जमीन पर आंदोलन तेज हो रहा है, तो केंद्र सरकार पर भी दबाव बढ़ा है। सरकार ने भी अदालत और बाहर अपना पक्ष रखा है। सरकार का कहना है कि वह कर्मचारियों की चिंताओं को समझती है, उनकी भावनाओं का सम्मान करती है। लेकिन और यह लेकिन ही सारा पेंच है। सरकार का तर्क है कि अगर पुरानी पेंशन योजना को ओपीएस को ठीक उसी पुराने स्वरूप में जैसा वह 2004 से पहले था हूबहू लागू कर दिया गया, तो यह देश के सरकारी खजाने पर एक असहनीय वित्तीय बोझ यानी अनबियरेबल फाइनेंशियल बर्डन डाल देगा। सरकार का साफ कहना है कि ओपीएस
ओपीएस एक गैर टिकाऊ यानी अनसस्टेनेबल फाइनेंशियल मॉडल है। क्यों? क्योंकि इसमें सारा भार यानी पेंशन का 100% खर्च सरकार के खजाने का है। कर्मचारी के वेतन से कोई कटौती नहीं होती। सरकार का डर है कि जैसे जैसे पेंशन भोगियों की संख्या बढ़ेगी, यह बोझ इतना बढ़ जाएगा कि इसे संभालना नामुमकिन हो जाएगा। सरकार ने यह भी चिंता जताई है कि अगर सारा पैसा पेंशन देने में ही चला गया तो राज्यों और केंद्र के पास देश के विकास कार्यों के लिए यानी नई सड़कें बनाने, नए अस्पताल खोलने, स्कूल और शिक्षा पर खर्च करने के लिए पैसा कहां से आएगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि सरकार ने ओपीएस बहाली पर सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं? नहीं और दोस्तों, यहीं पर वह नया दरवाजा खुलता है। इस बीच केंद्र सरकार पर एक और बहुत बड़ा दबाव काम कर रहा है और वह दबाव आ रहा है राज्य सरकारों की तरफ से। कुछ राज्यों जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, बात सच है, झारखंड और पंजाब ने केंद्र के फैसले का इंतजार किए बिना अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा कर दी है। इन राज्यों ने यह साहसिक कदम उठाकर यह संदेश दिया है कि अगर नियत हो तो कर्मचारियों को उनका हक दिया जा सकता है। हालांकि केंद्र सरकार ने इन राज्यों के फैसलों पर अपनी गहरी चिंता जताई है और उन्हें भविष्य के वित्तीय संकट के लिए आगाह भी किया है। लेकिन एक बात तय है, इन राज्यों के कदम ने देश के बाकी राज्यों और खुद केंद्र आपको उस्तादी सरकार पर ओपीएस की बहाली के लिए एक जबरदस्त नैतिक और राजनीतिक दबाव बना दिया है। निष्कर्ष, भविष्य के चौराहे पर खड़ा कर्मचारी। तो दोस्तों, आज की यह दो महाखबरें, यह दो बड़े विश्लेषण क्या दिखाते हैं? यह दिखाते हैं कि भारत में चाहे वह निजी क्षेत्र का ईपीएफओ पेंशनर हो या सरकारी सेक्टर का ओपीएस का आकांक्षी कर्मचारी, पेंशन का मुद्दा अब सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं रहा। यह इस देश का सबसे संवेदनशील, सबसे भावनात्मक और सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। एक तरफ ईपीएफओ का 15,000 की सीमा को तोड़कर 25,000 तक ले जाने का वह क्रांतिकारी प्रस्ताव है जो एक झटके में 1 करोड़ से ज्यादा नए लोगों को पीएफ और पेंशन के सुरक्षा कवच में लाने का दम रखता है। यह निजी क्षेत्र के लिए एक नई सुबह जैसा है। और दूसरी तरफ ओपीएस की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट में चल रही वह निर्णायक कानूनी लड़ाई और केंद्र सरकार द्वारा एनपीएस में सुधार करके एक नया संतुलित मॉडल या गारंटेड पेंशन लाने की वो कोशिश। यह दोनों ही घटनाक्रम, यह दोनों ही बदलाव आपके और हमारे भविष्य पर, हमारे बुढ़ापे पर, हमारी आने वाली पीढ़ियों पर एक गहरा और स्थायी असर डालने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि दिसंबर या जनवरी में होने वाली ईपीएफओ की उस सीबीटी बैठक में वेतन सीमा बढ़ाने पर क्या अंतिम फैसला होता है और क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट की कलम से ओपीएस के भविष्य पर कोई ऐसा ऐतिहासिक निर्णय निकलता है जो करोड़ों कर्मचारियों की तकदीर बदल दे। हमारा आपसे वादा है, योजना भारत 24 की पैनी नजर इन दोनों ही खबरों पर बनी रहेगी। जैसे ही कोई छोटा या बड़ा अपडेट आएगा, हम सिर्फ खबर नहीं देंगे बल्कि उसका पूरा विश्लेषण, उसके हर पहलू को आपके सामने रखेंगे। आपको आज की यह जानकारी कैसी लगी? ईपीएफओ के इस 25,000 वाले कदम पर आपकी क्या राय है? और क्या आपको लगता है कि ओपीएस की पूरी बहाली ही एकमात्र रास्ता है या एनपीएस में गारंटेड पेंशन का यह बीच का रास्ता एक व्यवहारिक समाधान हो सकता है? आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार खुलकर लिखें। आज के इस विशेष एपिसोड के लिए जो शायद 3000 शब्दों से भी लंबा हो गया है, हमें अपना बहुमूल्य समय देने के लिए, हम पर भरोसा करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक योजना भारत 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और इस वीडियो को, इस आवाज को इतना शेयर करें कि यह हर उस कर्मचारी तक, हर उस पेंशन धारक तक पहुंच जाए जिसके हक की यह लड़ाई है। जय हिंद, जय भारत।